नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 19 अगस्त 2021। शाम के 6:56 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसीज है 11,322। एक्सचेंजेस 2 बढ़ गए हैं, नए रजिस्ट्रेशन आए हैं। क्रिप्टो करेंसीज भी करीब करीब 40 नई रजिस्टर हुई हैं। 397 एक्सचेंजेस है, $1.9 ट्रिलियन मार्केट कैप है और 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम है $106 बिलियन। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 43.9% और इथेरियम का है 18.4%। टोटल मार्केट कैप चेक करेंगे तो $1.91 ट्रिलियन है और करीब करीब 0.5%, आधे परसेंट से मार्केट नीचे आ गया है कल के हिसाब से। चेक करते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज। फर्स्ट रैंक पे बिटकॉइन है $44,619 पे, रादर $44,619 पे। करीब करीब 1.5% से कम हो गया है 24 घंटों में और 0.23% से कम हो गया है 7 दिनों में। इथेरियम सेकेंड रैंक पे $2,993 पे, 2.24% से कम हो गया है 24 घंटों में और 3.92% से कम हुआ है 7 दिनों में। बाइनेंस कॉइन तीसरे नंबर पे $409 कीमत है, 2% से बढ़ गया है 24 घंटों में और 6.5% से बढ़ गया है 7 दिनों में। एडीए मतलब कार्डेनो अभी फिलहाल है $2 पे, 3.5% से बढ़ गया है 24 घंटों में और 16.5% से बढ़ गया है 7 दिनों में। यूएसडीटी 5वें नंबर पे $1, स्टेबल कॉइन है तो $1 होगा। रिपल यानी एक्सआरपी टोकन जो है वो है 6वें नंबर पे, $1.11, 0.2% से बढ़ा है 24 घंटों में और 13.38% से बढ़ा है 7 दिनों। डोज कॉइन 29.85 सेंट पे है या फिर $0.2985 पे, 1.3% से बढ़ गया है 24 घंटों में और 10.75% से बढ़ा है 7 दिनों। 8वें नंबर पे और एक स्टेबल कॉइन USDC $1 पे। पोल्काडॉट 9वें नंबर पे $24.23 कीमत है अभी फिलहाल, 0.28% से बढ़ गया है 24 घंटों में और 16.28% से बढ़ गया है 7 दिनों में। सोलाना 10th रैंक पे 10वें नंबर पे $69.54, 10% से कम हुआ है 24 घंटों में, फिर भी 69.11% से बढ़ा हुआ है 7 दिनों में। हमारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज चेक करके हो गए हैं, हम लोग अभी बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करने के लिए। पहली खबर, न्यू डेटा सजेस्ट्स बिटकॉइन कुड सी BTC प्राइस डबल बबल टॉप इन 2021। अब बबल मतलब क्या? इन शॉर्ट, आप एक गुब्बारा फुला रहे हो तो फूल जाता है, और सेकेंड बबल या फिर डबल बबल मतलब क्या कि एक बार फुलाने के बाद फिर से आप जोर लगा रहे हो तो फिर से फूल जाएगा, उसके बाद तो फूटेगा शायद से। तो इनका बबल इंडेक्स करके कुछ तो एक इंडिकेटर है, उन्होंने उसके हिसाब से कहा है कि जो $64,000 तक बिटकॉइन गया था या फिर 51-52 लाख तक रुपए तक गया था बिटकॉइन मई महीने में, तो वहां से नीचे आके अभी 36 लाख या फिर 36 लाख तक वगैरह आ गया है, या फिर डॉलर्स में कहेंगे तो $44,000 तक आ गया है। तो वहां से अभी नीचे नहीं जाएगा शायद, और एक बार ग्रोथ करके $64,000 के भी ऊपर चला जाएगा और फिर बाद में थोड़ा बहुत बेयर मार्केट आ सकता है 1-1.5-2 साल के लिए, यही इनका कहना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। Darknet crypto mixer operator pleads guilty to laundering $300 million in BTC। अभी ये जो काम है ये लॉन्ड्रिंग का है या फिर मिक्सिंग का है, ये कंफ्यूजन है यहाँ। ओके, क्योंकि मिक्सिंग मतलब क्या, सिंपली स्पीकिंग के समझो हमने एक डब्बा ले लिया गोल वाला, हर तरफ से बंद है, उसमें मैंने 500 की नोट डाली, आपने डाली, ऐसे 100 लोगों ने 500 की नोट्स डाल दी उसमें। ओके, सबने 500 की नोट डाली हुई है। ओके, सब लोग मिक्स करेंगे उस डब्बे को और अपने अपना 500 जो अमाउंट था वैसे ही एक एक नोट निकाल के हम लोग निकल जाएंगे। ओके, तो इसमें फायदा क्या होगा कि अगर कोई ट्रेस करना चाहता है कि ये 500 का नोट मैंने इसको भेजा था या फिर दिया था, उसके ऊपर कुछ तो हिंट रखा हुआ है बाद में ट्रेस करने के लिए, ऐसे डिजिटली करते हैं। तो अगर मिक्सर में से निकाल के सब लोग अपना अपना अमाउंट लेके चले गए तो क्या होगा कि प्रॉपरली कोई उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा। ये टाइप की सर्विसेज ये दे रहे थे भाई साहब। और डार्क नेट मतलब नॉर्मल इंटरनेट पे नहीं था, ये अंडरग्राउंड इंटरनेट जो होता है, डार्क नेट जो होता है, तो उस पे था। और $300 मिलियन के कीमत तक का बिटकॉइन वहां पे मिक्सिंग हुआ था 2014 से 2017 तक। ठीक है, और उसकी केस चल रही थी, तो अभी उन्होंने खुद को गिल्टी मान लिया है। अभी उनको सजा होगी, लेकिन कितनी होगी क्या होगी वो देखना पड़ेगा। 38 ईयर्स के हैं वो
और हेलिक्स नाम का प्लेटफॉर्म था 2014 से 2017 तक वो ऑपरेट कर रहे थे। अब इससे क्या होगा कि इन शॉर्ट क्या है कि इस टाइप की सर्विसेज भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं नॉर्मल बंदों। अगर आप बहुत ही प्राइवेसी चाहते हैं तो प्राइवेसी सेंट्रिक कॉइन्स यूज कीजिए ना। बिटकॉइन तो ट्रेसेबल है अच्छा खासा, तो आपको अगर सीरियसली प्राइवेसी चाहिए यू कैन यूज डैश यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको प्राइवेसी सेंट्रिक मॉडल में जाके थोड़ा बहुत जी कैश यूज कर सकते हैं, या फिर टोटली अच्छे से यूज करना है तो मोनेरो यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भले ही आप कोई भी क्रिप्टो यूज कर लो वो अच्छा खासा ट्रेसेबल ही है, क्योंकि अभी भी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि और एक जो चेन एनालिसिस है या फिर ऐसी कुछ दूसरी कंपनी है तो वो लोग भी मोनेरो को भी ट्रेस कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अगर मोनेरो ट्रेस हो सकता है तो बिटकॉइन तो आराम से हो सकता है। फिर आप मिक्सर यूज कर लो या फिर कुछ भी यूज कर लो, क्योंकि फाइनली क्या हुआ, अभी तो इनको सजा तो होने ही वाली है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि क्रिप्टो को जो सब लोग ये बोलते हैं कि ट्रेसेबल नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। एनोनिमस नहीं है क्रिप्टो, सुडोनिमस है बिटकॉइन तो एटलीस्ट, वो भी लूजली सुडोनिमस है। तो अगर आपका आईपी के साथ कनेक्शन वो लगा सकते हैं आपके एड्रेस का तो आप तक भी पहुंच सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि क्रिप्टो आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज करने के लिए क्रिप्टो की कोई मुझे नहीं लगता जरूरत है। सबसे बेस्ट चीज तो आइडेंटिटी छुपाने के लिए कैश है, और कैश के ऊपर इसीलिए पूरी दुनिया में कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी का जो हवा चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि लोग अपनी संपत्ति छुपा के ना रख पाए, जो कुछ टैक्सेस है वो भर दे और अच्छे से रहे, ब्लैक मार्केट जो होता है वो ना करे। तो मैं भी कहूँगा कि ये सारी सर्विसेज किसी को नॉर्मल बंदे को तो जरूरत नहीं होती है, तो इनसे दूर रहिए। आगे बढ़ते हैं। 62% of Robinhood's Q2 crypto revenue was from Dogecoin trading। तो ओवरऑल जो जैसे Robinhood कैसे है कि जैसे इंडिया में जीरोधा और कुछ अलग अलग एप्स अवेलेबल है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे और करूँगा भी नहीं। सिंपली स्पीकिंग बेसिकली ये टाइप की जो एप्स होती है वो क्या करती है कि कम फीस में आपको शेयर मार्केट तक पहुंचने का ऑप्शन देती है। तो Robinhood बहुत पुराना ऐप है यूएस का, और वो लोग सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं अभी वो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी दे रहे थे। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग देने के टाइम पे क्या हुआ, उनका ओवरऑल जो रेवेन्यू है, जितना पैसा कमाते हैं वो लोग, तो उसमें से 41% पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में से कमा रहे हैं। ओके, और उसमें से 41 में से अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ डोज कॉइन की वजह से 62% आ रहा है उनके पास। ओके, तो इन शॉर्ट ये एक अच्छी खासी कमाई उनको उसके थ्रू मिल रही है, लेकिन उन्होंने इसको एक थ्रेट जैसे भी ट्रीट किया है। समझो अगर 2021 के बाद मतलब 22-23 को अगर बेयर मार्केट आ जाएगा तो क्या होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा और उनको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उसको एक अच्छा खासा प्लान वगैरह बना के कुछ तो प्रेजेंट किया हुआ है, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये सारी बातें मेंशन की है। अगले न्यूज चेक करते हैं। Crypto.com पार्टनर्स विद इटालियन फुटबॉल्स लेगा सीरीज ए। तो अभी क्या हो रहा है कि सारे क्रिप्टो कंपनीज जो है वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स टीम या फिर अलग अलग म्यूजिक कंपनी या फिर कोई मीडिया कंपनी होगी, सोशल मीडिया कंपनी, इस टाइप के अलग अलग टाइप के मर्जर्स भी हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं। तो अभी इन्होंने Crypto.com ने क्या किया है, फॉर्मूला UFC जो है तो फुटबॉल क्लब जो है उनके साथ भी किया है, Formula 1 के साथ भी उनका पार्टनरशिप है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में जाके ये लोग अपनी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं ताकि इनके पास अच्छा जो मेन स्ट्रीम क्राउड है वो आए, अपने कस्टमर्स बने। तो बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जापान्स लिक्विड एक्सचेंज हैक्ड $74 million इन क्रिप्टो साइफन्ड ऑफ। अभी जापान का जो लिक्विड नाम का एक्सचेंज है वहां पे एक हैक हुआ है। लकीली उनका हॉट वॉलेट जो था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हॉट वॉलेट मतलब जो नॉर्मल ट्रेडिंग में यूज होता है रेगुलर बेसिस पे, वो वॉलेट। तो उसमें से बिटकॉइन और उसमें से रिपल और ट्रॉन, ये 3-4 क्रिप्टो करेंसीज जो है वो चोरी हुई हैं, लेकिन उन्होंने हैकर को ट्रेस कर लिया है। एटलीस्ट उनके एड्रेसेस तक पहुंच गए। अभी आगे का एनालिसिस करके वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल उन्होंने विड्रॉल्स स्टॉप किए हुए हैं, ट्रेडिंग चल रहा है और विड्रॉल्स जल्दी ही वो चालू करने। स्टॉप करने का कारण क्या है, क्योंकि उनके जितने भी हॉट वॉलेट्स थे उन्होंने सारे फंड्स लेके कोल्ड वॉलेट में डाल दिए। कोल्ड वॉलेट मतलब क्या कि जो नॉर्मल यूज में नहीं आता है, इसीलिए विड्रॉल्स वगैरह स्टॉप किए। जैसे ही वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वैसा अटैक फिर से नहीं होगा उनके एक्सचेंज पे, तब वो ट्रेडिंग तब वो उनका विड्रॉल्स वगैरह चालू कर देंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो बिटकॉइन प्राइस इज लिटिल चेंज्ड।
above $44,000 डिस्पाइट हैक ऑफ जापान लिक्विड एक्सचेंज। तो जापान में जो अभी ये इसके पहले वाली खबर हमने चेक की कि ये हैक हुआ, तो हैक होने के बावजूद बिटकॉइन की कीमत कम होने को तैयार नहीं है। अभी फिलहाल $45,000-46,000 के आसपास ही चल रही थी, अभी $44,000 तक है, ठीक है। तो कम हो नहीं रही है, भले ही वहां पे हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए। इन शॉर्ट रेगुलर बेसिस पे लोग अभी क्रिप्टो खरीदने लग गए हैं और अच्छे खासे क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, इसीलिए मार्केट डाउन नहीं जा रहा है, भले ही यहाँ पे कुछ बुरी न्यूज आ जाए। क्रिप्टो मेड द एजेंडा एट लास्ट मंथ्स फेड मीटिंग। अब ये फेड का यहाँ पे मतलब क्या है? फेडरल रिजर्व, ठीक है। फेडरल रिजर्व मतलब जैसे हमारे आरबीआई है, वैसे वहां पे फेडरल रिजर्व है। तो फेडरल रिजर्व का एफओएमसी मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो होती है, उनकी मीटिंग होती है और उसमें डिसाइड होता है कि अभी फेडरल रिजर्व और कितने डॉलर छापने वाला है, या फिर इशू करने वाला है, या फिर कुछ बॉन्ड्स खरीदने वाला है, या फिर मार्केट में जाके और कुछ खरीदने वाला है। ये सारे डिसाइड वहाँ पे होता है। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, बोरोइंग कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें वो लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो उस मीटिंग में तक, वहाँ तक क्रिप्टो अभी पहुँच चुका है और उनको भी अभी टेंशन आ रहा है कि अगर लोग यही तरीके से क्रिप्टो खरीदते रहेंगे, यही तरीके से सब कुछ चलते रहेगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में जैसे टैक्सेशन के बारे में आ गया था कि क्रिप्टो को अगर आप टैक्स करोगे तो वो लेजिटिमेट हो जाएगा, राइट। तो उस चीज़ों से इन सेंट्रल बैंकर्स को टेंशन आता है, क्योंकि करीब 150-200 सालों से ये लोगों ने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को कंट्रोल में रखा है। तो इजीली कोई भी, अगर मतलब कोई भी हो, इजीली कंट्रोल छूटता नहीं है। और सेंट्रल बैंकिंग वर्सेस डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो, ये तो नॉर्मल अपोजिशन में ही जाना है, क्योंकि इनके नाम में ही सेंट्रल है, इनके नाम में ही डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो थोड़ा फ्रिक्शन होगा एंड दीज गाइज आर नॉट गोइंग टू गिव देयर कंट्रोल अवे वेरी इजीली। इसीलिए कुछ ना कुछ करके बढ़ाते रहना है अपना जो कुछ उनका कंट्रोल है, ये सब चल रहा है। तो कैश इज किंग, राइट। तो कैश में क्या होता है, कैश में लोग ट्रेस नहीं कर पाते ठीक से, इसीलिए सब जगह पे कैशलेस कैशलेस कैशलेस, डिजिटल डिजिटल जो चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि ताकि वो आपका हर एक ट्रांजैक्शन देख पाए और फिर अच्छे से टैक्सेशन करके अपना जो कुछ है वो सब संभाल पाए। तो वो एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि अगर ज़्यादा लोग अगर इसमें क्रिप्टो में चले गए तो फिर फिएट करेंसीज को कौन यूज़ करेगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, इनको भी अभी टेंशन आ रही होगी, इसीलिए सीबीडीसी का प्लान चल रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ऑलमोस्ट हर एक सेंट्रल बैंक उस पर काम कर रही है और जल्दी ही लॉन्च भी हो जाएगा। चाइना ने तो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, डिजिटल युआन ऑलरेडी मार्केट में है। अब देखते हैं बाकी की सेंट्रल बैंक कब लॉन्च करती है, क्या लॉन्च करती है। यूएस भी शायद डिजिटल डॉलर लॉन्च करेगा। उनके जो स्टिमुलस पैकेज था उसका जो बिल पास हुआ था उसमें भी काफ़ी सारी जगह पे डिजिटल डॉलर का मेंशन किया हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। तो सीबीडीसी लॉन्च करेंगे या फिर स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करके अपना काम चलाएंगे, या फिर टोटल क्रिप्टो मार्केट को ही रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये देखने लायक बात है। लेकिन फेडरल रिजर्व उसको क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए डिमांड करेगा, या फिर एसईसी को वो ताज पहना जाएगा, या फिर सीएफटीसी को मिलेगा, या फिर ट्रेजरी को मिलेगा, ये देखने लायक बात है। या फिर पता नहीं, गवर्नमेंट एक नया एंटिटी फॉर्म करके उसको बताए कि भाई हाँ आप रेगुलेटर बन जाओ क्रिप्टो करेंसी डोमेन के। तो कुछ ना कुछ अभी जल्दी ही होने वाला है, ऐसे काफी लोगों को लग रहा है, मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, बस रेगुलेट कर ले, ज्यादा टैक्सेशन करने की तो कोई जरूरत नहीं है। ये भी अच्छी बात है आगे वाली जो है ये न्यूज। बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क ग्रोथ पासेस न्यू माइलस्टोन्स। तो अभी 25,000 नोड्स बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पे आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 25,000 एक्टिव नोड्स किसी एक नेटवर्क में होना, ये सीरियसली अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और उसमें से करीब करीब 14,419 नोड ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने चैनल्स भी बना के रखे हैं और उसके थ्रू पेमेंट भी हो रहा है। तो पहले आपको बता देता हूँ कि लाइटनिंग नेटवर्क मतलब क्या है। ओके, जैसे बिटकॉइन, जैसे लाइटकॉइन नहीं सॉरी जैसे इथेरियम को ट्रांजैक्शन पर सेकेंड्स में लिमिटेशन है, ऊपर से फीस भी बहुत लग जाती है ट्रांजैक्शंस के लिए, इसलिए इंडियन कंपनी थी मैटिक, जिन्होंने पॉलीगॉन बना दिया। तो मैटिक नाम था पहले, अभी पॉलीगॉन हो गया है। तो पॉलीगॉन ये है सेकेंड लेयर सोल्यूशन। क्या होता है कि अगर आपको एक लेयर में प्रॉब्लम, आपका जो है रादर एक लेयर में आपको ट्रैफिक लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया है लाइटनिंग नेटवर्क का। तो जैसे फ्लाईओवर का क्या होता है कि पिलर्स बांध के ऊपर से हम लोग लेके जाते हैं, वैसे ही मेन जो है वो बिटकॉइन ही रहेगा, बिटकॉइन नेटवर्क ही रहेगा, उसके ऊपर पिलर निकाल के लाइटनिंग नेटवर्क बना रहे ताकि और गाड़ियां पास हो सके और ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड हो सके। तो
और फीस कम की जा सके, राइट। तो ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क बनाया गया था और 25,000 नोड्स अभी उस पर हो गए हैं, जिसमें से 14,500 नोड पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैनल्स बना के ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अभी ग्रोथ तो अच्छी खासी हो रही है और लाइटनिंग नेटवर्क इवन लाइट कॉइन के साथ भी कंपैटिबल है और 2-4 क्रिप्टो करेंसी जिनके साथ कंपैटिबल है। तो लाइटनिंग नेटवर्क को ही अगर सेकेंड लेयर सोल्यूशन के तौर पे देखा जाएगा आगे जाके कि भाई टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में से समझो 5 क्रिप्टो करेंसीज को भी अगर लाइटनिंग नेटवर्क ने सपोर्ट दे दिया आगे जाके, इसको बहुत टाइम जाएगा, 2-4 साल भी जा सकते हैं आराम से। अगर ये हो जाएगा तो बिटकॉइन दुनिया का मेन बेस लेयर बन जाएगा फाइनेंशियल दुनिया का और उसके ऊपर से बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज काम करेंगी, ऐसा लग रहा है। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। Coinbase stock files $4.4 billion, इसलिए इन केस ऑफ क्रिप्टो विंटर। अब अभी जो मैंने कहा था नवंबर दिसंबर के बाद शायद से मार्केट डाउन चला जाए, शायद से बेयर मार्केट शुरू हो जाए। अब यहाँ पे बेयर मार्केट 1.5 से 2.5 साल तक चलता है क्रिप्टो करेंसी में। जैसे 2017 के एंड पे एकदम टॉप में था, लेकिन 2018, 19 और 2020 में जाके फिर मार्केट वो भी अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में मार्केट ने वापस से बुल मार्केट में कन्वर्ट हो गया और अब तक बुल मार्केट ये ईयर एंड तक शायद से चलेगा। ये सिर्फ अंदाजन बताया जा रहा है, काफी सारे एनालिस्ट ने मिलकर स्टडी करके जो बोला है उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ईयर एंड के बाद समझो मार्केट नीचे चला गया तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इनका इनकम कम हो जाएगा, किसका, सारे एक्सचेंजेस का, राइट। तो कॉइनबेस ये सबसे बहुत बड़ा जाइगेंटिक एक्सचेंज है यूएस में। तो इनका अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया, इनकम कम हो गया, तो ये स्टाफ कैसे पालेंगे, जो इनका रेगुलेटरी कंप्लायंस का खर्चा है, जो कुछ भी है वो सब कैसे संभालेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अब तक $1.1 बिलियन उनका रिजर्व्स था। मतलब ये इमरजेंसी कैश जैसे आप बोल सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, इनकम अगर बंद हो गया तो इसमें से संभालना है। तो वो अभी उन्होंने 4 गुना करके $4.4 बिलियन कर दिया है। तो अगर आपका भी प्रॉफिट्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड अगर आपका कुछ काम करना है, ऐसे है, तो उसके लिए कुछ रिजर्व बनाना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी क्रिप्टो विंटर कभी भी आ सकता है, राइट। तो भले ही समझो ईयर एंड तक भी ना अगर हो, समझो अगर सितंबर से ही मार्केट नीचे चला गया तो क्या करेंगे, राइट। नहीं होगा शायद से ऐसा, लेकिन अगर होगा तो क्या करेंगे। तो उसकी तैयारी में कुछ ना कुछ आपको रिजर्व फंड्स रखने पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी है या फिर अगर आपका डिपेंडेंसी है क्रिप्टो के इनकम पे। तो आगे बढ़ते हैं। फेसबुक क्या कह रहा है, नोवी डिजिटल वॉलेट इज रेडी टू कम टू मार्केट। मैं बहुत जमाने से कह रहा हूँ, करीब 2015-16 में जब मैं एंट्री किया था क्रिप्टो में, उसके 6-7 महीने बाद अच्छे से पढ़ाई करके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया था लोगों के साथ कि भाई जितने भी टेक जायंट्स है, जितने भी सोशल मीडिया जायंट्स है, ये सारे प्लस गवर्नमेंट्स और बैंक्स भी अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी कभी ना कभी लॉन्च करेंगे विद इन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स। ये मैं तब से कह रहा हूँ, ठीक है। आप ये तो मेरे स्टूडेंट से बात कर सकते हैं अगर आपको शंका है। तो अभी वही हो रहा है। 2018 में ऑलरेडी फेसबुक ने अटेम्प्ट किया था लिब्रा लॉन्च करने का। लिब्रा फाउंडेशन बनाया था स्विट्जरलैंड में, उसमें सारे बड़े बड़े टेक जायंट्स मेंबर्स थे, मतलब मास्टर कार्ड मेंबर था, उबर मेंबर था, ईबे मेंबर था, और ये सब लोग मिलके लिब्रा यूज करने वाले थे। तो अगर फेसबुक की खुद की करेंसी आ जाती तो बहुत इशू हो जाता, क्योंकि किसी भी दुनिया के कंट्री में इतने सिटीजन्स नहीं है जितने फेसबुक पे यूजर है, राइट। तो इतने लोग अगर एक करेंसी यूज करने लग जाएंगे तो वो फिएट करेंसी को टोटली बाईपास कर देंगे, राइट। तो ये रिस्क देख के यूएस गवर्नमेंट ने उनके प्रोजेक्ट को रोक दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी रीनेम करके फिर से चल रहा है। ये नोवी डिजिटल वॉलेट का उससे कोई संबंध नहीं है। नोवी में फिएट करेंसी मतलब यूएस डॉलर ही यूज होने वाला है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि एप्पल पे आ गया, उसके बाद सैमसंग पे है, गूगल पे है, वैसे अभी फेसबुक का ये आ रहा है। ऑलरेडी व्हाट्सएप के अंदर भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है पेमेंट्स की, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं यूज करते होंगे। तो इन शॉर्ट क्या है कि पेमेंट्स ये सिर्फ बैंक्स का डोमेन नहीं रहा है, ये टेक जायंट्स वो बिजनेस खाने के लिए आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं जिनको इनोवेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। टेक जायंट्स को पता है हमें कैसे हैंडल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर कैसे बढ़ाने हैं, और बैंक्स को ये दोनों से अभी फिलहाल कंपटीशन मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इनका जो प्रोडक्ट है नोवी डिजिटल वॉलेट,
फेसबुक का, तो इसको उन्होंने यूएस के सारे स्टेट्स में परमिशंस इकट्ठा कर लिए हैं, सब हो गया है, अभी वो जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, ये फेसबुक का कहना है। आगे बढ़ते हैं। इवॉल्व फंड्स फाइल्स फॉर क्रिप्टो ईटीएफ इन कनाडा। अभी क्या है कि कनाडा में काफी सारे ईटीएफ्स को ऑलरेडी परमिशन मिल चुका है। ओके, यूएस में एसईसी ने एक भी ईटीएफ को अच्छे से परमिशन अब तक दिया नहीं है, मतलब डायरेक्ट क्रिप्टो ईटीएफ कोई भी नहीं है डायरेक्टली। तो इसमें क्या हो रहा है कि इवॉल्व फंड्स का अभी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है, इनका ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक ईटीएफ ऑलरेडी है, बिटकॉइन ईटीएफ शायद से, और बाकी दूसरे कंपनीज का भी बिटकॉइन ईटीएफ, इथेरियम ईटीएफ ऑलरेडी कनाडा में अवेलेबल है। कनाडा में इवन पेंशन फंड्स जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में, और जीरो टैक्स फंड्स वाले जो होते हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है। तो ये सारी चीजें कनाडा ने ऑलरेडी ओपन अप कर दी है। अभी ये वाला क्रिप्टो ईटीएफ जो पर्टिकुलर है, इसमें ये लोग हर महीने रिव्यू करेंगे कि कौन से क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है। इनका डेडिकेटेड फंड मैनेजर होगा और वो डिसाइड करेगा कि कौन सी बास्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें ये इन्वेस्ट करने वाले हैं उस महीने में, या फिर एक्स से वाई में जाना है, वाई से जी में जाना है, जी से ए में, ए से सी में एंट्री मारनी है। तो ये सारा डिसीजन जो होगा वो इनके फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे, लेकिन डायरेक्टली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगा शायद से, ये इनडायरेक्ट है। अब ये कैसे इनडायरेक्टली अवेलेबल करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो देखने लायक है। तो इन शॉर्ट इनका कुछ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का प्लान होगा, या फिर डेरिवेटिव्स कुछ ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे FTX पे अवेलेबल है और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। तो ये शायद से डायरेक्टली बिटकॉइन या फिर लाइटकॉइन या फिर इथेरियम ऐसे क्रिप्टो डायरेक्टली खरीदने के बजाय ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदेंगे डेरिवेटिव्स के। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। डोजकॉइन फाउंडेशन इज बैक। अब कैसे बैक आ गया? इलॉन मस्क का जो एडवाइजर है वो भी बोर्ड में ले लिया उसको, विटालिक बुटेरिन जो इथेरियम के फाउंडर है उनको भी ले लिया, ऊपर से डोजकॉइन के जो पुराने जमाने के कोर डेवलपर हैं वो भी अभी वापस आ गए हैं, और डोजकॉइन का फाउंडर जो है वो भी वापस आ गए हैं। अब ये तीनों, ये सबके मेरे ख्याल से नाम भी दिए हुए हैं। यस, तो जैरेड बर्कल जो है ये इलॉन मस्क के फैमिली ऑफिस संभालने वाले बंदे हैं। मैक्स केलर जो है वो ओरिजिनल डोजकॉइन कोर डेवलपर है। शिबेतोशी नाकामोटो, तो इनका नाम थोड़ा फनी कर दिया है, बिली नाम है उनका। तो ये ओरिजिनल फाउंडर है, और विटालिक बुटेरिन तो सबको पता है ये इथेरियम के को फाउंडर है। तो ये एकदम तगड़ी टीम अब बना दी है इन्होंने, डोजकॉइन का फाउंडेशन फिर से एक्टिवेट कर दिया है, और ये फाउंडेशन अब आगे जाके कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स लाएगा डोजकॉइन में। पेमेंट्स के लिए शायद से स्पीड बढ़ा दिया जाएगा, मतलब जो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर में, तब जाके ये चेंजेस टेस्ट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा धीरे धीरे। शायद से फोर्क वगैरह भी हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा कि थोड़ा फीस कम हो जाएगा ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन पर सेकंड बढ़ाने के लिए कोशिश किया जाएगा, और मे बी प्राइवेसी के लिए अगर कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत तो वो भी पॉसिबल है। तो ओवरऑल डोजकॉइन अभी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगा ये डोजकॉइन फाउंडेशन बनने की वजह से। आगे देखते हैं क्या होता है। नाइजीरियन सेंट्रल बैंक फ्रीजेस बैंक अकाउंट्स ऑफ फिनटेक फर्म्स, एक्यूजेस देम ऑफ वायोलेटिंग फॉरेक्स रेगुलेशंस। तो भी फॉरेन एक्सचेंजेस का कुछ ना कुछ उन्होंने यूज किया होगा, उनको अगर कुछ इंपोर्ट करना है या फिर कुछ पेमेंट्स करने हैं। अभी फिनटेक फर्म तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम नहीं करेंगी ना, फिनटेक फर्म तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसमें काम करेंगी, या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का इनोवेशन में काम करेंगी। तो इनके अकाउंट्स फ्रीज करने के पीछे मुझे सच में कुछ रीज़न नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद से इन्होंने कुछ क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर दिया होगा, या फिर बॉर्डर के बाहर के पेमेंट्स कुछ होंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ उन्होंने दिया नहीं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है। शायद से इन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में दूसरे देश की करेंसी खरीद ली होगी, या फिर कुछ यहाँ के नायरा वहाँ ट्रांसफ़र किए होंगे वगैरह, ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो ये लोग ये क्यों कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ये नाइजीरिया की? क्योंकि इनके नायरा जो है, जहाँ की इनकी फिएट करेंसी जो है, तो उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। अभी भी मार्केट में ये सारे इन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया है कि सारे क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। तो जैसे इंडिया में किया था आरबीआई ने 2018 में, कि सारे बैंक्स को बोल दिया था कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या फिर क्रिप्टो करेंसी बिजनेस है, आप उनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकते हो। और करीब करीब 2 साल तक कम से कम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं थे। लेकिन मार्च 2020 को आरबीआई सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई। उसके बाद में फिर बैंकिंग का जो बैंकिंग बैन जो बोल सकते हो आप क्रिप्टो पे था, वो हट गया,
और अभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैंकिंग सर्विसेज मिल रहे हैं, थोड़े बहुत इंटरमिटेंट है, कभी कभी पेमेंट्स रुक जाते हैं, कभी कभी फिर से एक आध दिन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन चल रहा है गाड़ी। अभी यहाँ पे नाइजीरिया में क्या हो गया है कि पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बंद करवा दिया है बैंकिंग सर्विसेज। क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो बंद नहीं होने वाले, राइट। क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या करेंगे, पीयर टू पीयर मॉडल में काम करने लगेंगे। मतलब जैसे क्रिप्टो डिजाइंड है बेसिकली पीयर टू पीयर करने के लिए, वैसे ही मॉडल पे अभी वहां पे काम चल रहा है। लेकिन फिर भी इनका जो करेंसी का रेट है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इनका कहना क्या है कि हमारे करेंसी का रेट है $1 की इक्वल टू 411 नायरा, लेकिन एक्चुअल मार्केट में 515 है। तो इनका ऑफिशियल रेट और एक्चुअल रेट में भी डिफरेंस है। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा नायरा छाप दिए होंगे तो इन्फ्लेशन आ गया, वो एक होगा। तो ये कुछ ना कुछ करके करेंसी कंट्रोल्स लाके अपनी करेंसी का वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, जो इतना इजी नहीं है। अगर ऑलरेडी आपने लॉकडाउन कर दिया होगा और उसके बाद में पैसा छाप के अपने बैंकों को बांट दिया होगा, अपने फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बांट दिया होगा, ताकि वो पैसा घूम फिर के जनता तक पहुंचे, ताकि कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली उनको बूस्ट मिले, राइट। लेकिन वो इतने इजीली नहीं होता। आप जिस चीज़ को बूस्ट करना चाह रहे हो उस चीज़ को आप पैसा छाप के, एक्स्ट्रा नोट छाप के या फिर एक्स्ट्रा इशू करके आप इन्फ्लेशन भी ला रहे हो, राइट। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है सब बंद बंद करके रखना। सर्वे शोज 3 in 4 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टर्न प्रॉफिट इन्वेस्टिंग। गुड न्यूज है, राइट। क्रिप्टो रिप्रेजेंट्स 12% ऑफ मिलेनियल पोर्टफोलियो। तो अगर 4 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा क्रिप्टो में तो एटलीस्ट 3 लोगों को प्रॉफिट हुआ है। मतलब 4 करोड़ लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 3 करोड़ लोग हैं जो पॉजिटिव में है, जिनका पोर्टफोलियो अभी मार्केट 40% से नीचे आने के बाद भी। ओके, तो ये अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी दिया है कि एज ग्रुप वाइज थोड़ा सा दिया है। जनरेशन एक्स मतलब क्या, 1965 टू 1980 जो पैदा हुए थे वो लोग, तो उनका 6.3% पोर्टफोलियो में क्रिप्टो है। मतलब करीब करीब $2,800 मिनिमम नॉर्मली उनका क्रिप्टो में है। अब मिलेनियल्स मतलब क्या, 1981 से 1996 तक जो पैदा हुए हैं वो लोग, तो उनका 12% इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में। ओके, $3,000 तक उनका इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल एवरेज है ये। और जेनियल्स मतलब क्या कि इन दोनों के थोड़ा 2 साल यहाँ के, थोड़ा 2 साल यहाँ के काट के जो बीच में आ जाते हैं वो, तो 1983 से लेके 1986 तक वगैरह जो कालखंड था, तो उसमें जो पैदा हुए उनको जेनियल्स कहते हैं। उनका 9% के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक ओवरऑल अच्छा खासा फिगर्स इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप जो भी बंदा इस चीज़ को देख लेगा, एटलीस्ट ये हेडलाइन भी देख लेगा, तो वो क्रिप्टो के बारे में पढ़ाई करने के लिए ना नहीं बोलेगा, राइट। और मैं सिर्फ क्रिप्टो पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप पढ़ाई कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, आप पक्का कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। ओके, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको आज नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं बोलूँगा। आपको इसको स्टडी करना है, ये डोमेन को, और इसमें कुछ काम कर लो, राइट, पार्ट टाइम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। Coinbase partners with MUFG to launch operations in Japan। अब जापान में क्या है कि बहुत तगड़ा रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए। मतलब आपको बहुत अच्छी खासी डिटेल्ड प्रोसीजर में से जाना पड़ता है रेगुलेटर्स के, तब जाके आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का लाइसेंस मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए Coinbase जो अमेरिकन एक्सचेंज है, इनको जब जापान में काम शुरू करना था, इन्होंने क्या किया कि अरे चलो देखते हैं यहाँ की कौन सी फाइनेंशियल कंपनी स्ट्रांग है, तो मित्सुबिशी है, राइट। तो मित्सुबिशी के साथ पार्टनरशिप कर लिया, ताकि मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप करके है, तो उनके साथ पार्टनरशिप करने से फायदा क्या होगा कि MUFG को ऑलरेडी पता होगा कि कैसे यहाँ से वो रेगुलेटरी हर्डल्स पार करके आगे जाना है। तो Coinbase अभी जापान में अपना काम लॉन्च कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। Binance makes regulatory compliance top priority as crypto exchange pivots into financial services company। ये बहुत बार हमने कवर किया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस खुद को एक टेक स्टार्टअप मानते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो फिएट करेंसी के साथ भी डील कर रहे हैं और डिजिटल एसेट्स के साथ भी डील कर रहे हैं, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस होता है, राइट। तो मैं तब से कह रहा हूँ बहुत दिनों से कि अभी ये सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस जो है वो फाइनेंशियल कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही यहाँ पे दिख रहा है। बाइनेंस के बारे में भी हमने कम से कम 4-5 बार ये डिस्कस किया है कि दे आर गोइंग टू बिकम अ फाइनेंशियल कंपनी। और अभी उन्होंने काफ़ी सारे फाइनेंशियल रेगुलेटरी लेवल के लोग जो होते हैं, जो पुराना उनका एक्सपीरियंस रेगुलेटरी सर्विसेज का था, उनको लेके, फिर लीगल एक्सपर्ट्स को भी लेके वो रिक्रूट कर रहे हैं, और अभी वो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे जल्दी।
तो इसी नोट पे हम लोग आज अलविदा कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार मैं सिर्फ coinmarketcap.com रिफ्रेश कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि 19 अगस्त 2021 को शाम को 7:27 पे बिटकॉइन था $44,987 पे, $44,987। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपसे अलविदा कहता हूं आज के दिन के लिए। कल के एपिसोड में हम पक्का मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सारी खबरें लेके और मार्केट अपडेट लेके। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड हॉडल। बाय गाइज।